नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कुशाग्र सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ नया बताऊंगा। अब बेसिकली हम पुराने इंजन्स और नए इंजन्स में फ़र्क जानेंगे। अब जिसमें कि आपने कई बार ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जो हमारा पुराना इंजन है WG7 और जो हमारा नया इंजन है WG9, इन दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल है। मतलब कि जो इनकी लेंथ है, जितने बड़े इंजन होते हैं वो लगभग बराबर है, और उसके बावजूद जो हमारा WG9 है इसकी हॉर्स पावर काफ़ी ज़्यादा है, और वहीं जो हमारा पुराना वाला WG7 है इसकी हॉर्स पावर थोड़ी कम है। अब भाई आपके मन में डाउट ज़रूर से आता होगा कि भाई WG7 WG9 साइज इक्वल होने के बावजूद आखिर ऐसा क्या है कि भाई नए इंजन में हॉर्स पावर ज़्यादा है, पुराने इंजन में हॉर्स पावर कम है। वैसे ही आप WP4 WP7 वगैरह इन सबको भी देख सकते हैं, पुराने इंजन में थोड़ा हॉर्स पावर कम है, नए वाले में हॉर्स पावर ज़्यादा है, और वहीं पुराने वाले अब बनना भी बंद हो गए हैं। अब क्या इन सब के कारण है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। अब सबसे पहले तो आप ये चीज़ जानिए कि इंडियन रेलवेज में पहले जो ट्रेन चला करती थी वो स्टीम इंजन से चलती थी। उसके बाद फिर यहाँ पर डीजल इंजन आए। अब जो स्टीम इंजन और डीजल इंजन है तो इनको अलग से कोई पावर की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपनी पावर जनरेट करते हैं। मतलब कि जो स्टीम इंजन था उसमें क्या करते थे भाई, कोयला को जलाते थे, कोयला को जलाने से जो हीट वेव बनती थी उससे पानी को गर्म करते थे, पानी गर्म होने से स्टीम बनती थी, और वही स्टीम के प्रेशर से यहाँ पर जो है इंजन रन हुआ करता था। जो हमारे डीजल इंजन है इनमें क्या है भाई, इनमें देखिए यहाँ पर हम डीजल को जलाते हैं, डीजल को जलाने से क्या होगा, तो इससे वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जनरेटर्स लगे रहते हैं। तो डीजल से हम जनरेटर को चलाएंगे और उससे बनती है इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग मोटर में सप्लाई करते हैं। मतलब कि जो हमारी ट्रैक्शन मोटर है जिनसे कि इंजन घूम रहे हैं, तो वो मोटर पे सप्लाई होने से यहाँ पर इंजन जो है आगे की ओर बढ़ता है। मतलब कि आपने ये चीज़ समझ लिया कि स्टीम और डीजल जो है ये सेल्फ इंडिपेंडेंट थे, इनको किसी और पावर की जरूरत नहीं थी, खुद ही भाई ये लोग अपना जनरेट कर दे रहे थे। लेकिन उसके बाद आए डीसी इंजन्स और एसी इंजन्स। अब डीसी का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये दोनों इंजन्स को यहाँ पर पावर की जरूरत पड़ गई। यहाँ पर हमारे OHE पोल्स लगाए गए, और OHE पोल्स लगाने के बाद यहाँ पर उनसे बिजली जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे हमारे इंजन से लेने लग गए, और इससे जो है हमारे इंजन चलने लग गए। अब आपके मन में डाउट जरूर से आता होगा कि भाई OHE लगाना थोड़ा महंगा काम है, डीजल वहीं एक तौर पर सस्ता है, यहाँ पर डायरेक्टली एक आपने पटरी बिछा दिया और डायरेक्टली गाड़ी चलाई है। लेकिन वहीं OHE पोल्स अगर आप लगाते हैं तो टोटल 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है 1 किलोमीटर के लिए। तो आखिर क्यों इतना रेलवे खर्च करती है जबरदस्ती का, डीजल इंजन से क्यों नहीं चलाते? तो देखिए मैंने इसके ऊपर भी एक और वीडियो बनाया है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों जरूरी है। अब उसकी लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक इंजन आखिर अच्छे क्यों हैं। अब बाकी हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चीज जान लीजिए कि जो हमारा WAM4 इंजन था पुराना, या फिर जो WAG5 इंजन था, तो ये 3850 हॉर्स पावर के हुआ करते थे लगभग। और वहीं जो हमारा WAG7 था तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 5000 हॉर्स पावर का था। मतलब कि जो हमारा पुराना ब्लू कलर का WAG7 है, या फिर टाइगर प्रिंट में भी एक WAG7 आता है, ये 5000 हॉर्स पावर के हुआ करते हैं। और वहीं जो हमारे WP1 है, WP4 है, ये भी सब पुराने इंजन है। अब इनमें जो ट्रैक्शन मोटर यहाँ पर यूज करी जाती है तो वो डीसी मोटर यूज करी जाती है। और वहीं जो हमारे नए इंजन आए, जैसे कि हमारा WG9 हो गया, WP7 हो गया, ये ऑलमोस्ट 6000 हॉर्स पावर के रहते हैं। और वहीं WG9HH अभी एक नया आया है, वो तो 9000 हॉर्स पावर का है, उसका भी साइज इतना ही है। अब WG9 के वेरिएंट्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। अब बाकी कैसे नए इंजन ज्यादा पावर आउटपुट देते हैं वो चीज मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए जो हमारे पुराने इंजन थे तो उनकी जो टेक्नोलॉजी थी उसमें क्या होता था कि भाई जो हमारे चक्के लगे रहते हैं, चक्के में जो ट्रैक्शन मोटर लगी है जो कि चक्कों को घुमा रही है जिससे कि इंजन आगे बढ़ रहा है, तो वो ट्रैक्शन मोटर यहाँ पर डीसी करंट की लगी रहती थी। मतलब कि वो डायरेक्ट करंट लेती थी और उससे ही फिर मतलब यहाँ पर ये काम करते थे। तो यहाँ पर आप एक चीज समझ गए कि भाई यहाँ पर पुरानी जो मोटर्स थी वो डीसी से चलती थी। और वहीं जो अब नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि नए इंजन्स में इंप्लीमेंट हो रहा है, मतलब कि WAP7, WAG9, WG12, WAP5, इन सारे इंजन्स में यहाँ पर एसी मोटर दे दी गई है। मतलब कि यहाँ पर जो अब नई ट्रैक्शन मोटर लगी है वो एसी से चलती है, पुरानी वाली डीसी से चलती थी, नई वाली एसी से चलती है। अब लेकिन आप लोगों को डाउट आता होगा कि भाई जो ऊपर जो हमारे वायर लगे हैं वो तो 25000 वोल्ट एसी यहाँ पर करंट बना रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि उसमें डीसी मोटर लगी है, मतलब एसी से हम डीसी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा ही होता है यहाँ पर। और वहीं हम पहले अगर मुंबई की बात करें या फिर कोलकाता की बात करें, जहाँ बहुत पहले ही इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया था, तो वहां पर अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, वहां पर डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। बाकी ऑलमोस्ट हर जगह पर एसी था, इसीलिए वहां के आप कैटेनरी सिस्टम में देखेंगे थोड़ा पुराना सा दिखता है। बाद में वहां पर भी अब एसी कर दिया गया है, लेकिन पहले वहां पर डीसी चला करता था। डीसी में टोटल 1500 वोल्ट की सप्लाई रहती थी, और जो पुराने इंजन से जो कि वहां डीसी इंजन जो वहां रहते थे डायरेक्टली जो डीसी ही लेते थे, उनमें भी वही डीसी मोटर लगी रहती थी, और डायरेक्ट जो 1500 वोल्ट आता था करंट वही डीसी मोटर में डायरेक्टली जाता था, और उसी से यहाँ पर वो डीसी इंजन चलते थे।
लेकिन अब यहाँ पर बाद में जहाँ पर एसी हो गया तो वहां पर 25,000 वोल्ट एसी यहाँ पर लेता है इंजन सबसे पहले, और वो भी सिंगल फेज रहता है, 3 फेज नहीं रहता है, और उसको देन रेक्टिफायर में भेजते थे और रेक्टिफायर उसको डीसी कर देता था। मतलब कि सिंगल फेज यहाँ पर एसी करंट आता था, उसको रेक्टिफायर से डीसी कर देते थे, और डीसी करंट जो है डायरेक्टली सप्लाई होता था मोटर्स में, जिससे कि हमारे इंजन आगे बढ़ते थे। और नए इंजन में क्या हो रहा है, तो इनमें भाई ऐसा होता है कि भाई 25 kV जो यहाँ पर सप्लाई ले रहा है, सबसे पहले तो इसको यहाँ पर सिंगल फेज से 3 फेज में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि IGBT कन्वर्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, वो यहाँ पर सिंगल फेज से 3 फेज कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये मोटर में सप्लाई होते हैं, जिससे कि हमारे जो नए इंजन हैं तो वो 3 फेज मोटर में ऐसे सप्लाई देते हैं, सिंगल फेज 25 kV लेके यहाँ पर मोटर्स को यहाँ डायरेक्टली सप्लाई दिया जाता है, और बीच में यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी लगा रहता है, 25 kV को कम भी करते हैं। अब बाकी लेकिन मेन चीज पर मैं अभी तक नहीं आया हूँ कि भाई इनका पावर आउटपुट ज्यादा क्यों है, मतलब कि जो हमारी 3 फेज मोटर है इसका पावर आउटपुट आखिर ज्यादा क्यों है वही जो पुरानी डीसी मोटर है उससे कंपेयर करें तो। क्योंकि भाई नए इंजन अगर ज्यादा पावरफुल है तो आप लोग ये चीज तो समझ पा रहे होंगे कि इनकी ट्रैक्शन मोटर ज्यादा पावरफुल है, यही ज्यादा हॉर्स पावर जनरेट करती है वह पुराने इंजन के मुकाबले। तो पुरानी जो डीसी मोटर है वो इतनी अच्छी नहीं थी, और जो नई वाली एसी की 3 फेज मोटर है तो वो ज्यादा अच्छी है। अब क्यों भाई, तो देखिए मैं आपको बता दूं, डीसी में डायरेक्टली जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होता था वो होता था पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, मतलब वोल्टेज इंटू करंट, मतलब कि P इक्वल्स टू VI का यहाँ पर फॉर्मूला यूज होता था। लेकिन यहाँ पर जो 3 फेज मोटर चल रही है तो इनमें जो फॉर्मूला यूज होता है तो वो होता है √3 VI cos phi, मतलब कि जो हमारी पावर है P इक्वल्स टू यहाँ पर होता है √3 VI cos phi। अब यहाँ पर cos phi को अगर हम 1 ले लें, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को अगर हम 1 ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई जो वोल्टेज इंटू करंट है, मतलब कि VI में √3 का भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो √3 होता है हमारा वो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 1.732 के इक्वल रहता है। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो पुरानी डीसी मोटर थी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ VI लग रहा था, और यहाँ पर अब हम √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर जो पावर है वो √3 गुना ज्यादा बढ़ जा रही है, जिससे कि आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर VI इंटू हम 1.7 के अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 3 फेज मोटर का फायदा है, यही है नई टेक्नोलॉजी हमारी, जिससे कि यहाँ पर पावर जो है थोड़ा ज्यादा बढ़ जा रही है। मतलब कि साइज उतना ही है, मान लीजिए जो हमारी पुरानी डीसी मोटर का जितना साइज था उतने ही साइज में अगर हम एसी मोटर लगा रहे हैं तो यहाँ पर पावर जो है ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अब भाई अप्रोक्सीमेटली काउंट करें तो मान लीजिए अब डीसी में जो मोटर लगी है अगर वो 5000 हॉर्स पावर के करीब दे रही है, जो पावर आउटपुट है वो 5000 हॉर्स पावर मान लीजिए दे रही है, तो अब वहीं अगर हम इस पर √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एसी मोटर इतने ही साइज में लगभग 8000 हॉर्स पावर तक दे देती है अप्रोक्सीमेटली। तो अब आप समझ सकते हैं कि भैया कितना ज्यादा है, जो हमारी नई एसी मोटर है ये उतने ही साइज में ज्यादा पावर जो है आउटपुट दे रही है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो नए इंजन है इनका ज्यादा पावर आउटपुट क्यों है, ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है इनकी 3 फेज एसी ट्रैक्शन मोटर की वजह से। अब लेकिन मैंने आपको बताया कि WG7 लगभग 5000 हॉर्स पावर का था, WG9 यहाँ पर 6000 6500 का है, लेकिन मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया इससे तो 8000 हो रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो WG9 वगैरह में मोटर यूज करी गई है वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि यहाँ पर WG7 में यूज करी गई थी, इससे थोड़ा सा साइज इसमें छोटा है जो मोटर से उसका, जिस कारण से यहाँ पर इसको उस तरह से बनाया गया है कि जो हॉर्स पावर है वो लगभग 6000 से 6500 ही आए, ज्यादा हॉर्स पावर यहाँ पर ना आए, उस हिसाब से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। लेकिन अब एक नया वेरिएंट आया है WG9HH नाम से, उसका तो एक ही सिंगल इंजन का हॉर्स पावर है 9000 सीधा। तब आप समझ सकते हैं इसमें ऑलमोस्ट थोड़ी बड़ी मोटर लगाई गई है, और देखिए यहाँ पर जो पावर आउटपुट है वो सीधा 9000 हो गया है। तो ये है भाई हमारा नया WG9HH। और इसी के साथ साथ जो हमारी नई वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, जो हमारी मेमू ट्रेन चल रही है, इनमें भी 3 फेज एसी मोटर का ही यूज होता है। कुछ मेमू ट्रेन पुरानी वाली जो चलती थी तो उनमें डीसी मोटर वाली भी है, लेकिन अब नए वाले जो है वो एसी मोटर से ही चल रहे हैं। और वहीं जो हमारे डीजल इंजन है, तो जो पुराने डीजल इंजन हुआ करते थे तो उनमें जो ट्रैक्शन मोटर थी वो भी डीसी वाली थी, मतलब कि उसमें भाई डीजल से पहले तो इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे और डीसी में सप्लाई करते थे, जिससे कि उनका भी थोड़ा सा पावर आउटपुट कम रहता था। लेकिन अब जो नए डीजल इंजन है, जैसे कि हमारा WDG4 हो गया, WDP4 हो गया, या फिर यही WDP4D, WDG4D, WDG4G भी आ गया है, WDG6G भी आ गया, तो ये सारे जितने इंजन है नए डीजल वाले, तो इनमें हमारी एसी मोटर को यूज किया गया है, मतलब कि 3 फेज एसी मोटर को। अब यहाँ पर जो जनरेटर जनरेट करता है वो 3 फेज एसी में जनरेट करता है और डायरेक्टली वो चीज वहां पर सप्लाई होती है। इसीलिए जो नए वाले डीजल इंजन है जिन्हें हम EMD कहते हैं, और जो पुराने वाले अल्को रहते थे तो अल्को से ज्यादा यहाँ पर EMD का पावर आउटपुट रहता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि भाई 3 फेज एसी मोटर का आखिर क्या फायदा है। और बाकी मैं बता दूं सिर्फ इतना ही फायदा नहीं है, यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेक्स भी यहाँ 3 फेज एसी मोटर में ही यूज होते हैं। अब इसके ऊपर मैंने वैसे वीडियो बनाया है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। अब इस चीज को मैंने और अच्छे से उस वीडियो में समझाया है। बाकी आप छोटे तौर पर ये समझ सकते हैं कि भाई ब्रेकिंग से जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट कर रहा है नए वाले इंजन, तो यहाँ से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा बचती है। तो ये भी यहाँ पर फायदा है 3 फेज एसी मोटर का। इसीलिए यहाँ पर आज आप देख रहे हैं कि पुराने जो इंजन है वो लगभग खत्म होते चले जा रहे हैं, और नए यहाँ पर WP7, WP5, WG9, WG12 इस तरह के इंजन काफी ज्यादा बन रहे हैं।
और आगे चल के इन्हीं की टेक्नोलॉजी आपको दिखेगी और इवन वंदे भारत और मेमू ट्रेन पे भी इनका ही यूज किया गया है। तो ये यहाँ पर फायदा है नई टेक्नोलॉजी का, मतलब कि 3 फेज एसी ट्रैक्शन मोटर का। तो आई होप आज आप समझ गए होंगे एसी 3 फेज ट्रैक्शन मोटर को। बाकी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अब यहाँ पर जो हमारा OHE रहता है ये हमारा सिंगल फेज 25 kV रहता है। अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि भाई जो हमारा पावर प्लांट है ये तो 3 फेज में कन्वर्ट करता है, ये तो 3 फेज बनाता है, लेकिन यहाँ इंडियन रेलवे में सिंगल फेज की सप्लाई क्यों है? तो देखिए, अगर इंडियन रेलवे में ऐसे 3 फेज अगर हम सप्लाई करेंगे डायरेक्टली तो यहाँ 3 पेंटोग्राफ की जरूरत पड़ जाएगी और वो चीज यहाँ पर एफिशिएंट नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हम एक वायर पर एक ही पेंटोग्राफ लेते हैं और फिर थोड़ी थोड़ी दूर बाद यहाँ पर न्यूट्रल सेक्शन आता है और फिर दूसरा फेज शुरू हो जाता है। तो न्यूट्रल सेक्शन आने के बाद यहाँ पर ऐसे दूसरा फेज आता है, उसके बाद फिर तीसरा फेज भी आता होगा। तो ऐसे लगातार जो है पूरा इंडियन रेलवेज का नेटवर्क है, एक के बाद एक यहाँ पर फेज सप्लाई होता है। और इसी तरह से सिंगल फेज 25 kV में भी हम लोग IGBT कन्वर्टर के द्वारा यहाँ 3 फेज में पावर जनरेट करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ मोटर को सप्लाई जाती है, जिससे कि यहाँ पर गाड़ियां आगे बढ़ती है ज्यादा पावर आउटपुट के साथ में। तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि आखिर भाई सेम साइज होने के बावजूद नए इंजन ज्यादा पावर आउटपुट क्यों देते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।